हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास में खिलजी वंश के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिसमें खिलजी वंश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 1 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों को हम अपनी पहली वीडियो यानी प्रैक्टिस सेट 3 के पार्ट ए के तहत हमने पढ़ा है। और आज हम खिलजी वंश के बाकी उसके आगे के प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट 3 के पार्ट बी के तहत अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। पहला इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 75 यानी कि 75 नंबर तक हम लोग प्रैक्टिस सेट के पार्ट ए के तहत हमने पढ़ा, और ये पार्ट बी है, वहीं से आगे के प्रश्न हैं। चूँकि वीडियो बहुत लंबी होती, इसी वजह से हमने इसे 2 पार्टों में 2 वीडियो में प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, दक्षिण में अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों को आधार प्रदान किया। तो दक्षिण में अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों को आधार प्रदान करने वाला जो राज्य था वह देवगिरी था। चूँकि देवगिरी राज्य से ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय विजय अभियानों को प्रारंभ किया था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किया था। तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण देवगिरी पर किया था, जो लगभग 1298 से 1301 ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 1309 से 10 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में सुल्तान की सेनाओं ने वारंगल के शासक को परास्त कर दिया। तेलंगाना पर शासन करने वाला प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? तो यह प्रताप रुद्रदेव काकतीय वंश का शासक था। 79 क्वेश्चन, किस इतिहासकार के विवरण से यह जानकारी मिलती है कि तेलंगाना सैन्य अभियान के समय मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव ने संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? तो इसका आंसर खफी खां प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में अलाउद्दीन के सैन्य अभियान के समय किस शासक ने आत्मसमर्पण स्वरूप अपनी सोने की एक मूर्ति बनाकर गले में सोने की जंजीर डालकर सुल्तान के पास भेजा? तो सुल्तान के पास भेजने वाला ये शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव अपने गले में सोने की जंजीर डालकर मलिक काफूर के सामने प्रस्तुत किया था आत्मसमर्पण स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने दक्षिण के किस शासक को अधीनता स्वीकार करने के बदले एक विशेष खिलअत, एक मुकुट, एक छत्र और 10 लाख टंका प्रदान किया? तो यह है वीर बल्लाल तृतीय शासक था। वीर बल्लाल तृतीय था जो पांड्य वंश का शासक हुआ करता था, और इसने अधीनता स्वीकार की, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खिला तथा एक मुकुट, एक छत्र और 10 लाख टंका प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की किस कृति में यह उल्लेख मिलता है कि मलिक काफूर ने वीर पांड्य पर आक्रमण के समय रामेश्वर के हिंदू मंदिर को नष्ट करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका वर्णन आशिका नामक पुस्तक में प्राप्त होता है। ये सारी पुस्तकें अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं, चाहे आशिका हो, तुगलकनामा हो, नूर सिपेहर हो, किरान उशादेन हो, सभी रचनाएं अमीर खुसरो के द्वारा रची गई हैं। लेकिन इस उक्ति का वर्णन आशिका से प्राप्त होता है। अलाउद्दीन के दक्षिण सैन्य अभियानों को कालक्रमेण सजाइए। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों को कालक्रम से यहाँ सजाना है, और इसमें जो पहली उसकी विजय थी दक्षिण भारत की वह देवगिरी थी, यानी कि पहले नंबर पर, यानी कि 3 पहले हो जाएगा। इसके बाद तेलंगाना थी, यानी कि 3 के बाद 1, और इसके बाद उसकी जो विजय थी वह होशल थी तीसरे नंबर पर, और लास्ट में वीर पांड्य और सुंदर पांड्य के बीच जो विवाद चल रहा था, यानी कि पांड्य पर उसका अधिकार हुआ। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बनता है 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण के निम्नलिखित शासकों में किसने अंत तक अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो अंत तक अधीनता स्वीकार करने वाला जो सुल्तान था वह शंकर देव था। यह देवगिरी का शासक था, रामचंद्र देव का पुत्र था। इसने अपने जीते अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की और युद्ध लड़ता हुआ युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अलाउद्दीन के राज्य की सीमाओं के अंतर्गत नहीं आता था? तो अलाउद्दीन की जो राज्य की सीमा थी वह ना तो जम्मू कश्मीर तक थी, और ना ही बिहार तक थी, और ना ही उड़ीसा तक थी, यानी कि हमारा ऑप्शन ये तीनों सही हो जाएगा। बिहार, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर तक उसकी राज्य की सीमा इन तीनों तक नहीं थी। अलाउद्दीन के समय में प्रथम मंगोल आक्रमण कादर के नेतृत्व में भारत के किस हिस्से में हुआ? तो कादर के नेतृत्व में पंजाब और लाहौर ये दोनों क्षेत्र थे जहां पर कादर के नेतृत्व में मंगोलों का पहली बार आक्रमण हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी मृत्यु मंगोल आक्रमण के कारण हुई थी? तो मंगोल आक्रमण के कारण मृत्यु प्राप्त जिसको हुई, जो इसकी मृत्यु हुई थी वह था जफर खां, और जफर खां, उलुग खां, नुसरत खां तथा मलिक काफूर ये अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही योग्य सेनापति हुआ करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मंगोल आक्रमणकारी सल्दी को पराजित कर शहबान पर अधिकार कर लिया? तो मंगोल आक्रमणकारी सल्दी को पराजित करके शहबान पर अधिकार करने वाला जो सेनापति था वह था जफर खां। अलाउद्दीन का सेनापति हुआ करता था। अलाउद्दीन एवं उलू खां को जफर खां से कालांतर में ईर्ष्या होने लगी। क्योंकि जफर खां को अपनी योग्यता के कारण जन समर्थन मिलने लगा। क्योंकि जफर खां ने मंगोल नेता सदली खां को बुरी तरह पराजित कर अपनी सैन्य कुशलता पर परिचय दिया। नेक्स्ट है ए और बी। जफर खां के बढ़ रहे प्रभाव से अलाउद्दीन को अपना तख्त खतरे में महसूस हुआ। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी ज़्यादा सही नज़र आ रहा है, क्योंकि जफर खां ने मंगोल नेता सदली खां को यानी साल्दी खां को बुरी तरह पराजित कर अपनी सैन्य कुशलता का परिचय दिया था। नेक्स्ट है कीली के युद्ध, जिसमें जफर खां मारा गया था। मंगोल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कीली का युद्ध, जिसमें जफर खां जो अलाउद्दीन का सेनापति था वह मारा गया था, और इस समय मंगोल सेना का जो नेतृत्व करता था वह कुतलुग ख्वाजा था। किस मंगोल आक्रमणकारी द्वारा दिल्ली पर अब तक का सबसे भयानक आक्रमण किया गया? आक्रमण के कारण अलाउद्दीन को सीरी के किले में शरण लेनी पड़ी। मंगोलों ने 2 महीने के करीब किले को घेर रखा था। अंततः सफलता न मिलने पर दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों को लूटकर मंगोल वापस चले गए थे। तो ये तारगी के नेतृत्व में मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था वो बहुत ही बृहद आक्रमण था, बहुत भयानक आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के समय में मंगोलों का अंतिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? अलाउद्दीन के समय में मंगोलों का जो अंतिम आक्रमण हुआ था वह कबक के नेतृत्व में हुआ था। एक चीज़ हमें याद रखना है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन के समय में ही हुए थे, इसलिए कई मंगोल नेतृत्वकर्ता मंगोल आक्रमणकारियों का नाम मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन के साथ जाने वाला जो व्यक्ति था वह अमीर खुसरो था। चूँकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार था, विद्वान था, और अलाउद्दीन के साथ सदैव रहता था और कई ग्रंथों की इसने रचना की थी। 94 क्वेश्चन नंबर है, अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था और लगान व्यवस्था में सुधार का मुख्य उद्देश्य था। एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना, साम्राज्य विस्तार की लालसा, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना के रख रखाव के लिए, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह डी हो जाएगा। उपर्युक्त जितने भी ऑप्शन हैं सभी कहीं ना कहीं सही हैं। अलाउद्दीन ने पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया था? तो अलाउद्दीन ने लगान के रूप में 1/2 हिस्सा पैदावार का यानी 50% हिस्सा वसूल किया था। राजस्व विषयक अलाउद्दीन का अधिनियम जाम्बिता संबंधित था। तो जाम्बिता किससे संबंधित था? तो जाम्बिता भूमि की पैमाइश से संबंधित था। यह राजस्व विषयक अधिनियम था जो भूमि की नाप से संबंधित था। अलाउद्दीन सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निश्चित करने की योजना बनाई। इसने भूमि की पैमाइश की एक मानक इकाई निश्चित किया था जिसका नाम था विश्वा नामक भूमि पैमाइश की इकाई का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जो आज भी भारतीय राज्यों में चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा तर्क सही है? भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कौन सा तर्क सही है? तो प्रति विश्वा उपज के आधे भाग को लगान के रूप में निर्धारित किया गया, ये ऑप्शन सही है। 1/2 के रूप में निर्धारित किया गया। सुल्तान ने मुखिया तथा लगान वसूल करने वाले अधिकारी सूत मुकद्दम, खूत मुकद्दम एवं चौधरियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, ये ऑप्शन भी सही है। छोटी एकताओं को समाप्त कर उस भूमि को खालिसा भूमि में शामिल कर लिया गया है, ये ऑप्शन भी सही है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अलाउद्दीन के समय में लगान वसूली पसंद की जाती थी। लगान वसूली जो पसंद की जाती थी अलाउद्दीन के समय में, वह अन्न के रूप में, यानी कि जो भी पैदावार हुई है उसे वही अन्न के रूप में 50% 1/2 भाग वसूल कर ली जाती थी। अलाउद्दीन के समय में खालिसा भूमि किसे कहा गया? उस भूमि को जो बड़े इक़्तिदारों का अमीरों के पास थी, उस भूमि को जहां लगान नकद के रूप में वसूल की जाती थी, उस भूमि को जो राज्य भूमि या केंद्र द्वारा नियंत्रित भूमि थी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ मिल रहा है कि जो केंद्र द्वारा नियंत्रित भूमि होती थी उसे ही खालसा भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन द्वारा लगाया गया नवीन कर कौन था? तो अलाउद्दीन द्वारा लगाया गया जो नया कर था वह मकान कर, चराई कर यानी कि चरी कर और घरी कर के रूप में जो प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा लाया गया चराई कर लागू होता था सभी पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर, गाय और भैंसों पर, घोड़े के अतिरिक्त सभी पशुओं पर।
तो चराई कर जो लागू होता था वह सिर्फ दुधारू पशुओं पर ही लागू होता था। राजस्व व्यवस्था में किए गए सुधारों की देख रेख के लिए अलाउद्दीन ने किस पृथक विभाग की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन ने देख रेख के लिए दीवान मुस्खराज नाम से एक अलग विभाग स्थापित किया था, जिसका मुख्य कार्य ही होता था राजस्व से संबंधित अर्थात भू राजस्व व्यवस्था के लिए, करों की वसूली आदि के लिए। अलाउद्दीन ने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों के विपरीत सुम्स न होकर के खुम्स युद्ध में लूटा हुआ धन में राज्य का हिस्सा तय किया। यानी कि जो 5 प्रकार के कर होते थे सल्तनत काल में, जजिया, ज़कात, खुम्स, खराज। खुम्स जो होता था वह युद्ध में लूट से प्राप्त धन होता था। यानी कि बाकी सुल्तानों के समय यह धन 1/4 से 4/5 2 भागों में बटा होता था, जिसमें 4/5 भाग सेना लेती थी। लेकिन अलाउद्दीन ने शरीयत के विरुद्ध यह नियम बनाया कि लूट का 4/5 हिस्सा भू राजस्व के रूप में यानी कि राजकोष में जमा करना होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है इसका ये सारा क्वेश्चंस। 105 नंबर से शुरू ये क्वेश्चंस है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी किन इतिहासकारों के विवरण में मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था की जो जानकारी प्राप्त होती है वह बर्नी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इन सभी विद्वानों, चाहे वह बर्नी हो, चाहे वह अमीर खुसरो हो, चाहे वह इब्न बतूता हो, इन तीनों विद्वानों के द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी का स्रोत है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी का जो स्रोत है वह है खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की, खजाइनुल फुतूह रहला इब्न बतूता, तारीख़ फिरोज शाही बर्नी। नेक्स्ट है फुतूह उस सलातीन ईसामी। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वह रहला इब्न बतूता की जो ग्रंथ है रहला है, इससे अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित कृतियों में कौन अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है? तो इसकी बाजार व्यवस्था के संबंध में कोई जानकारी न प्रदान करने वाला जो ग्रंथ है वह तबकाते नासिरी है, यानी नासिरुद्दीन महमूद के समय का ये ग्रंथ है। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था इसके बारे में ये जानकारी देता है, बल्कि अलाउद्दीन के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य जो उद्देश्य था वह जन कल्याण। वह क्या था? जन कल्याण। एक निश्चित और नकद वेतन पर अपने सैनिकों को संतुष्ट करना, वस्तुओं के मूल्य को मनमाने ढंग से बढ़ने से रोकना, अवैध व्यापारिक क्रियाकलापों को प्रतिबंधित करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा एक निश्चित और नकद वेतन पर अपने सैनिकों को संतुष्ट करना, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था को जन कल्याण से प्रेरित बताया? तो इसकी बाजार व्यवस्था को जन कल्याण से प्रेरित बताने वाले हैं वे अमीर खुसरो। चूँकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे और यहीं रह करके कई ग्रंथों का इन्होंने रचना की। अलाउद्दीन की बाजार नीति शाही सैनिकों की सुविधा एवं लाभ के लिए थी। उपयुक्त कथन किसका था? अलाउद्दीन की बाजार नीति शाही सैनिकों की सुविधा एवं लाभ के लिए थी। इस बात का जो उल्लेख किया गया है वह जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, बर्नी यानी कि जिनका पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा यह कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख किस विभाग के नियंत्रणाधीन थी? तो बाजार व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो दीवान रियासत नाम से एक विभाग ही बनाया गया था। दीवान रियासत नाम से विभाग ही बनाया गया था और इसी विभाग के तहत बाजार व्यवस्था का नियंत्रण होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गल्ले के व्यापार पर किसका एकाधिकार था? तो गल्ले के व्यापार पर नायक, बोहरा, चेट्टियार। तो इसमें नायक जो थे उन्हीं का एकाधिकार होता था गल्ले के व्यापार से।
अलाउद्दीन खिलजी के समय में सरा-ए-अदल निम्नलिखित में किस वस्तुओं का बाजार था? सरा-ए-अदल जो बाजार था वह गन्ने अनाज यानी गल्ले अनाज, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, घोड़े, बाहर से आयातित वस्तुओं, यानी कि इसमें जो ऑप्शन बी प्राप्त हो रहा है वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, ये सरा-ए-अदल नामक बाजार से इन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। ऑप्शन बी सही है। खाद्यान्नों की बिक्री हेतु अलाउद्दीन खिलजी स्थापित बाजार को कहा गया। खाद्यान्न की जहाँ बिक्री होती थी उसे शहना-ए मंडी, सरा-ए-अदल, राजकीय बाजार, यानी कि इसमें जो ऑप्शन ए है शहना-ए मंडी, शहना-ए मंडी में खाद्यान्नों की बिक्री होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार में पंजीकृत व्यापारियों को ही किसानों से गल्ला खरीदने की अनुमति दी जाती थी। इन व्यापारियों को अपना पंजीकृत कहाँ करवाना पड़ता था? यानी पंजीकृत व्यापारियों को ही किसानों से गल्ला खरीदने की अनुमति प्रदान की जाती थी और इनका जो पंजीकरण होता था वह दीवाने रियासत, दीवानी रियासत जो बाजार व्यवस्था के लिए ही एक नया विभाग गठित किया गया था, जहां पर इन व्यापारियों को सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। अलाउद्दीन के समय में स्थापित बाजार केंद्रीय खाद्यान्न बाजार, उत्पादित वस्तुओं का बाजार, सामान्य वस्तुओं का बाजार तथा घोड़े, वस्तुओं एवं दासों का बाजार आदि प्रत्येक बाजार का नियंत्रण किसके अधीन होता था? तो इस प्रकार बाजार की कई कैटेगरी होती थी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के तहत, और इसमें प्रत्येक बाजार का जो नियंत्रण होता था वह शहना-ए मंडी के अधीन होता था। शहना-ए मंडी यह एक पदाधिकारी होता था, इसी के नियंत्रण में पूरी बाजार व्यवस्था का संचालन होता था। बाजार नियंत्रण की समूची व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? तो जैसा कि हमने अभी बताया नेक्स्ट क्वेश्चन में, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत जो विभाग बना था यह पूरी बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ही दीवाने रियासत विभाग का गठन किया गया था। इसी विभाग से पूरे बाजार व्यवस्था का संचालन होता था, नियंत्रण होता था। सुल्तान को निम्नलिखित में किसके द्वारा बाजार की दैनिक गतिविधि की सूचना मिलती थी? तो किसके द्वारा बाजार की दैनिक गतिविधि की सूचना मिलती थी? बरीद जो थे वो गुप्तचर होते थे, मुन्हियान भी गुप्तचर के नीचे ही गुप्तचर होते थे, और मुंशी, यानी कि इन सभी लोगों से, यानी सभी ऑप्शन सही है, इन सभी से बाजार की दैनिक गतिविधि की सूचना मिलती थी सुल्तान को। अलाउद्दीन के समय में कम तोलने वाले को सजा दी जाती थी। तो कम जो तोलता था उसको कम तोलने के बराबर मांस शरीर से काट ली जाती थी, भारी जुर्माना देना पड़ता था, बाजार में उसके पंजीयन को समाप्त कर दिया जाता था, 1 महीने के कठोर कारावास थे। यानी कि इसमें जो ऑप्शन ए सही है, कम तोलने के बराबर शरीर से मांस काट ली जाती थी अगर कोई व्यापारी तोल में कमी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी किन वस्तुओं को बेचने के लिए परमिट जारी करता था? तो परवाना नवीस जो होता था वह तस्वीहस, तबरेज, कंज, मावरी, सुनहरी, जरी, देवगिरी, रेशम, यानी कि इन सभी वस्तुओं को बेचने के लिए परमिट जारी करता था। कौन था वो? परवाना नवीस था। निम्नलिखित में किसे अलाउद्दीन ने राज्य की ओर से धन प्रदान कर कपड़े बाहर से खरीद कर सराय-ए-अदल में बेचने के लिए कहा? तो किसको कहा था ये? तो ये मुल्तानी व्यापारियों को कहा था। ऐसा आदेश दिया था कि राज्य की ओर से धन प्रदान कर कपड़े बाहर से खरीद कर सराय-ए-अदल में बेचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति आधारित थी मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर, उत्पादन लगान के सिद्धांत पर, परिवहन लागत के सिद्धांत पर, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा वह उत्पादन लगान या उत्पादन लागत के आधार पर, यानी ऑप्शन बी, इसी के सिद्धांत पर वह लागू होता था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल रही। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण व्यवस्था तत्कालीन परिस्थितियों में अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल रही, क्योंकि सुल्तान ने अपनी योजनाओं और आदेशों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया। अब उसने अपनी सुधार व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की। यह ऑप्शन भी सही है। गुप्तचरों के जरिए सुल्तान को बाजार की दैनिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती थी। ये ऑप्शन भी सही है। यानी कि 123 के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन जो उपयुक्त सभी दिया गया है ये सही होगा। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था न तो जनसाधारण के हित में थी,
न राज्य के अंतिम हितों की पूर्ति में सहायक हुआ और न अस्थायी, क्योंकि सभी सुधार सैनिक निरंकुश तंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना के उद्देश्य से किए गए थे। अमीरों और प्रांतपतियों के साथ भी कठोर व्यवहार किया गया। ये ऑप्शन भी चाहिए। हिंदुओं के साथ वह अधिक कठोरता से पेश आया, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। इसमें सभी ऑप्शन ए बी सी सही हैं। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का कोई लाभ नहीं मिला, तो इसकी बाजार व्यवस्था का कोई लाभ किसे नहीं मिला, तो ये कारीगरों को इसका लाभ मिला, व्यापारियों को इसका लाभ मिला, चूँकि कारीगर बनाते थे और वे उनसे व्यापारी लेकर इसे बेचते थे। लेकिन इसका लाभ किसे नहीं मिला, तो वह कृषक वर्ग था, किसान वर्ग था। किसान वर्ग को इस बाजार व्यवस्था से कोई विशेष लाभ नहीं मिला था। वर्णी के अनुसार अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू थी, क्योंकि अस्थायी केंद्रीय सेना दिल्ली में रहती थी। परंतु परवर्ती किस इतिहासकार ने इस व्यवस्था के समूचे साम्राज्य में लागू होने की बात कही, तो समूचे साम्राज्य में लागू होने की बात जो कहा गया है वह फरिश्ता के द्वारा कहा गया। फरिश्ता भी एक विद्वान है जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया। अलाउद्दीन के सैन्य सुधारों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो केंद्र में एक बड़ी अस्थायी सेना का गठन किया गया। ये सही है। यहाँ असत्य को ढूंढना है। अपने सैनिकों को नकद में वेतन प्रदान किया गया, ये भी सही है। इसी ने सबसे पहले सैनिकों को नकद वेतन प्रदान किया था। सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री आरिज़ ममालिक के द्वारा की जाने लगी थी, तो ये ऑप्शन भी सही है। इसने सैनिकों की भर्ती के लिए एक विभाग ही आरिज़ ममालिक के तहत इसे प्रदान किया था। लेकिन जो डी ऑप्शन है, आरिज़ ममालिक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति सुल्तान ने की थी, ये ऑप्शन सही नहीं है। यही हमारा ऑप्शन असत्य वाला हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन सबसे बड़ी अस्थायी सेना रखने वाला सुल्तान था। बर्नी ने उसके सैनिकों की कुल संख्या 3 लाख बताई। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान के घुड़सवार सैनिकों की संख्या कुल कितनी थी, तो फरिश्ता ने इसकी घुड़सवार सैनिकों की संख्या कितना बताई है, ये 4,75,000 की सेना फरिश्ता के द्वारा बताई गई है घुड़सवार के रूप में, तो ऑप्शन ए सही बना। सैनिकों की हुलिया तैयार कराने वाला अलाउद्दीन सल्तनत का पहला सुल्तान था। हुलिया तैयार करने के पीछे सुल्तान का उद्देश्य क्या था, तो युद्ध क्षेत्र में विवक्षित दल के सैनिकों से अपने दल के सैनिकों को पृथक करने के उद्देश्य से। यह ऑप्शन सही नहीं होगा। बी, युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को युद्ध में न भेज दें। हुलिया के आधार पर दीवान अर्ज विभाग सैनिकों को वेतन वितरित करता था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन जो बी दिया गया है, युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को युद्ध में न भेज सके, इसीलिए हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खुसरो द्वारा उल्लिखित तुमन अलाउद्दीन की सेना के किस हिस्से पर प्रकाश डालता था, तो तुमन क्या था उस समय में, तुमन 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, 1,000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी, पैदल सेना को, हस्त सेना की एक टुकड़ी को। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है 10,000 सैनिकों की टुकड़ी जो होती थी उसे ही तुमन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय मुर्तब कहा गया। इस समय मुर्तब क्या था, तो उन सैनिकों को जिनकी नियुक्ति सीधे सुल्तान द्वारा की जाती थी, उन सैनिकों को जिले आरिज़ ममालिक नियुक्त करता था। अच्छी तरह परख कर भर्ती किए जाने वाले सैनिकों, यानी कि अच्छी तरह से जिन सैनिकों की भर्ती की जाती थी परख करके, उन्हें ही मुर्तब कहा जाता था। 132 नंबर क्वेश्चन है, 2 जनवरी 1316 को सुल्तान अलाउद्दीन की किस बीमारी से मृत्यु हो गई, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वह उदर पीड़ा से हुई थी, यानी कि यहाँ ऑप्शन जलोदर होगा, यानी कि उदर। अलाउद्दीन के राज दरबार में संरक्षण पाने वाले विद्वान थे, तो बर्नी, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन हसन, यानी कि ये सी जो है अलाउद्दीन के दरबार में संरक्षण पाने वाले विद्वान कौन कौन से थे, तो ये बी और सी दोनों, यानी कि अमीर खुसरो और अमीर हसन, यानी कि ये दोनों विद्वान, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा कि अमीर खुसरो और हसन ये दोनों इसके समय में संरक्षण प्राप्त थे, कि बर्नी बाद के इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 134, अलाउद्दीन के मृत्युपरांत खिलजी शासक का समस्त अधिकार किसने अपने अधिकार में लिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद समस्त अधिकार अपने हाथ में जो लिया था वह मलिक काफूर था, यानी मलिक काफूर ही अलाउद्दीन की विजयों में बहुत बड़ा सहायक था।
तो मलिक उसकी मृत्यु के बाद शासन सत्ता मलिक काफूर ने ही शासक को बना करके सिंहासनारोहण करके शासक की समस्त शक्ति अपने हाथों में ले लिया था। अलाउद्दीन के द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए उसके किस पुत्र को मलिक काफूर ने सिंहासन पर बैठाकर खुद को उसका संरक्षण घोषित किया था? तो यह व्यक्ति था शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर जो अल्पायु पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, इसे सिंहासन पर बैठाकर मलिक काफूर ने सारी सुल्तान की सारी शक्ति अपने हाथों में लेकर के राज सिंहासन या शासन को संचालित कर रहा था। शहाबुद्दीन उमर की मां जिससे मलिक काफूर ने कालांतर में विवाह कर लिया, किसकी पुत्री थी? तो शहाबुद्दीन उमर की जो मां थी वह यादव वंशी यानी वही देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पत्नी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफूर द्वारा यानी मलिक काफूर द्वारा अलाउद्दीन के किस पुत्र को अंधा करवा दिया गया था? तो काफूर के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र खिज्र खां था और शादी खां था, यानी कि खिज्र खां और शादी खां, इन दोनों को अंधा करवा दिया था किसने? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर को अपने किए की सज़ा हत्या के रूप में मिली। 11 फरवरी 1316 को मलिक काफूर की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? तो मलिक काफूर की जो हत्या करवाई गई थी शिहाबुद्दीन उमर खिलजी के द्वारा, मुबारक खां के द्वारा, असंतुष्ट उमरा वर्ग के द्वारा। तो असंतुष्ट उमरा वर्ग यानी अमीर वर्ग, उमरा वर्ग जो थे वो काफ़ी असंतुष्ट थे मलिक काफूर से, और सभी लोगों ने मिल करके मुबारक खां से मिल करके मलिक काफूर की हत्या करवा दी। काफूर की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का संरक्षण किसे बनाया गया? शिहाबुद्दीन उमर खिलजी का संरक्षक किसे बनाया गया? तो यह खुसरो खां को ही शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिहाबुद्दीन को अंधा करवाकर मुबारक खां 19 अप्रैल 1316 को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही इसके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय थे, यानी कि 1316 में शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करवाकर मुबारक शाह खिलजी के नाम से सुल्तान बैठा। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वे कौन कौन से थे? वे करीब 18,000 कैदी कारागार से मुक्त कर दिए गए। ये ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन के समय के सभी कठोर कानून समाप्त कर दिए गए। ये ऑप्शन भी सही है। लोगों की छीनी गई जागीरों उन्हीं को वापस दे दी गई। ये ऑप्शन भी सही, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान, स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिजाति का खलीफा घोषित किया? 141 का जो ऑप्शन होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। इसी ने पृथ्वी के अधिपति का खलीफा यानी खलीफा की सत्ता को इसी ने अस्वीकार कर दिया था और स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, मुबारक खां को अच्छा लगता था। तो मुबारक खां को क्या अच्छा लगता था? कुरान का पाठ करना, सूफी संतों एवं विद्वानों की सेवा करना, नग्न स्त्री पुरुषों के बीच में रहना। तो मुबारक खां या मुबारक शाह खिलजी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो इसे नग्न स्त्री पुरुष के बीच संगति या स्त्री पुरुष जो नग्न स्त्री पुरुष के बीच में रहना इसे काफ़ी पसंद आता था। खिलजी वंश के किस शासक ने अलवासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो अलवासिक बिल्लाह की जो उपाधि धारण करने वाला शासक था वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ही था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा निम्नलिखित में कौन सी उपाधि धारण की गई थी? अल इमाम, खिलाफत उल अल्लाह, यानी कि ये तीनों उपाधियाँ अर्थात उपयुक्त सभी उपाधियाँ मुबारक शाह खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। निम्नलिखित में किसे मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि प्रदान की? किसे मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी? तो वह अलाउद्दीन हसन को इसने खुसरो खां की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो खां जो हिंदू धर्म में परिवर्तित भारतीय मुसलमान था ने एक षड्यंत्र कर 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खिलजी की हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। खुसरो के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। पैगंबर का सेनापति की उपाधि उसने धारण की थी। ये ऑप्शन भी सही है। अपने नाम का खुतबा भी पढ़वा दिया उसने। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला यह प्रथम भारतीय मुसलमान था। ये तीनों ऑप्शन सही है और यही खुसरो खां था जिसने धोखा करके मुबारक शाह खिलजी की
हत्या करवा दी थी। और चूँकि खुसरो खां से मुबारक खिलजी की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए धोखे में ला करके खुसरो खां ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवा दी थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह को किस सूफी संत का नैतिक समर्थन प्राप्त था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह को जो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, इनका नैतिक समर्थन प्राप्त था। नैतिक समर्थन निज़ामुद्दीन औलिया का प्राप्त था किसे? नासिरुद्दीन खुसरो शाह को। जबकि निज़ामुद्दीन औलिया का आगे के जो सुल्तान होते हैं गयासुद्दीन तुगलक से काफ़ी विरोध था, दोनों में बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट 3 के पार्ट बी का अंतिम क्वेश्चन है, खुसरो शाह जो केवल 4 महीने ही शासन कर सका की हत्या किसके द्वारा की गई? तो खुसरो शाह ही खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान सिद्ध हुआ, चूँकि इसी की हत्या करवा करके एक षड्यंत्र के तहत गाजी मलिक नामक व्यक्ति, गाजी मलिक तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या करवा करके स्वयं सुल्तान बन गया और आगे एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वह सी सही होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी सही होगा। गाजी मलिक ये खुसरो शाह की हत्या करवा के स्वयं सुल्तान बन गया और एक नए वंश तुगलक वंश की इसने स्थापना की। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये 148 क्वेश्चन जिन्हें हमने 2 पार्टों में 2 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, आईएएस, आरओ या यूपीएससी सभी परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप जब 2 बार 3 बार कई बार इस वीडियो को पूरी तरह से सुनेंगे, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से सुनेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएंगे। और आगे अगले वंश तुगलक वंश के क्वेश्चन को लेकर के मैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर जल्द ही उपस्थित होता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर करें। ओके, थैंक्स, नमस्कार।